प्रीलिम्स में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे, तो टोटल 16 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सो 16 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये पेपर थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक के जो पेपर था, हाँ, उनमें से एक स्टैंडर्ड है इसका कि हाँ, इसका थोड़ा क्वेश्चंस जो है वो ऐसे नहीं कि देख के एक बार में जो 4 ऑप्शन बोलते हैं उसमें से एक टिक करना रहेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, तो इस पेपर को थोड़ा सा ध्यान से बनाने की ज़रूरत है और अपने को दिमाग में ये रखने की ज़रूरत है। हाँ, 2013 का पॉलिटी का पेपर तो करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आए थे, एग्जाम्पल बेस आए थे, और आपको यहाँ पे एक गलती किया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन बैंक ऑफ 2013। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में कहाँ पे बात किया जाता है, प्रियम्बल के अंदर। को पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए द प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, बी द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड डी नॉन ऑफ द अबव। इकोनॉमिक जस्टिस, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये मेंशन है इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, प्रियम्बल में भी मेंशन है इकोनॉमिक जस्टिस का, आंसर हो जाएगा बी। ओके, प्रियम्बल के अंदर बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, और आर्टिकल हमने बात की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ की बात करता है ना, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है, आर्टिकल 39 ए एंड बी, फिर बी एंड सी इसकी बात कर रहे हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है इसमें, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। यहाँ पे एक चीज़ को समझना, ये पूछा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। अगर आपको ये समझ आने लगे तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ऐसे सुनने में लगेगा आर्टिकल 37 जो है ये ऐसा ही बोलता है, सॉरी आर्टिकल 37 जो है वो क्या बोलता है, The directive principles of state policy are fundamental for the governance of the country। साफ 37 ये बोलता है। सो आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा सी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इस क्वेश्चन से एक बात याद आ रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनरवा मिल केस है 1980 का। ये मिनरवा मिल केस में क्या बोला है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बेड रॉक पे बना है, किसके बीच में, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेड रॉक बिटवीन द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस केस में, तो ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन लोकसभा ओनली। गलत है यार, जहाँ पे भी ओनली, एक्सेप्ट, नाइदर, नेवर है ना, एब्सोल्यूट वर्ड जहाँ जहाँ पे आ जाए तो लगना थोड़ा सा सतर्क हो जाने की जरूरत है। यहाँ पे क्या है, अमेंडमेंट के लिए आप कहीं भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक टू मेक चेंज इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाई लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स। ये ऑल नहीं है दोस्त, इट इज़ हाफ ऑफ द स्टेट्स, सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट, सो द आंसर विल बी डी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मतलब इनमें से अगर आपके पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया तो आपको क्या दिमाग में फट से आ जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमेशा पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट पे आते ही आपके दिमाग में, मैंने जो बार बार बोला है पिछले साल के पेपर में भी बोला, इस आगे बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट सिस्टम आते ही द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ओके, सो पहला क्या बोल रहा है, अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है, कैबिनेट जो है वो लोकसभा का पार्ट है, लोकसभा जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है, सो दिस इज ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। सेकेंड, मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है, अगर जैसे ही यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो पार्लियामेंट का वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, जिससे उनको हटना पड़ जाता है, उनको पद को छोड़ना पड़ जाता है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। नो, कैबिनेट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली ए।
5th नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। मैंने पिछले बार चिल्ला के बोला था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है इट इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। बार एग्जामिनर गलत करेगा इसमें, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, यूनियन मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। अगर ये मतलब नाम से प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, मतलब ये यहाँ पे ना साइन करना पड़ता है लास्ट में, बस रबर स्टैम्प है, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही है। थर्ड, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। यस, बिल्कुल सही है, ये मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको जो बातें चल रही है, जो लेजिस्लेचर चल रहा है उसके बारे में उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू द प्रेसिडेंट। तो सेकंड और थर्ड सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब किसके बारे में बात करनी है अपने को? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करनी है। हु वाज अटर्नी जनरल बात करनी है, हु इज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट और इट इज द लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात करें तो लॉयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अटर्नी जनरल, ठीक है। अब एडवोकेट जनरल मतलब लॉयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अटर्नी जनरल की बात करनी है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल सही है, प्रोसीडिंग्स में पार्ट तो ले सकता है। सेकेंड, बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल, कमिटी का भी मेंबर ये बन सकता है। स्पीक इन द लोकसभा, सब चीज़ को छोड़ लेना। आपको देखो यहाँ पे एलिमिनेट करो, आपको दिमाग में होनी चाहिए क्या अटॉर्नी जनरल कर सकता है, ये आपके दिमाग में हो या ना हो, लेकिन आपके पास ये दिमाग जरूर होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल क्या कर नहीं सकता। इट कैन नॉट वोट इन द लोकसभा बिकॉज ये इसके पास ये इलेक्टेड नहीं है ना, इसलिए इसके पास वोट करने का पावर नहीं है। सो करेक्ट पूछा हमसे। अगर फोर्थ हमने हटा दिया तो आंसर ये हटा दिया, और 1 2 तो होगा ही होगा, 1 2 तो इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा सी, इट कैन स्पीक इन लोकसभा। आंसर हो जाएगा सी। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करना। बाकी जितने भी पॉलिटी में अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको करने का बेस्ट मेथड होता है टू एलिमिनेट द ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट। 7 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने? करेक्ट पूछा है। ए, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। बिल्कुल हो सकता है यार, ऐसे कैसे नहीं हो सकता बोल रहा है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अभी यूपी में, यूपी और अभी मध्य प्रदेश का जो गवर्नर है वो सेम है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड, बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल गलत है। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है? द हाई कोर्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, द सिस्टम ऑफ कोलिजियम दैट वी नो। सो बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी, no procedure has been laid down in the constitution of India for the removal of governor from his or her post। कैसे नहीं होगा भाई, है प्रोविजन है, कैसे नहीं है। ओके, लास्ट स्टेटमेंट, इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। यहाँ पे ये करेक्ट पूछा है ना? हाँ बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है ऐसा कोई भी प्रोविज़न जिसमें रिमूव कर सके गवर्नर को हिज और हर पोस्ट से। प्रेसिडेंट को है, गवर्नर को नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि देयर इज नो प्रोसीजर दैट हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर व्हाट? फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज और द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। बिल्कुल सही है यार, है ना। विथ कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। बिना उनकी मर्जी के क्या कर सकता है? ये नियम बना सकता है। इट इज द एक्सेप्शन, ठीक है ना, इट इज द एक्सेप्शन कि नेशनल इंटरेस्ट पे जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है इसमें स्टेट को भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। इट इज अंडर आर्टिकल कितना? 252 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9th नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, पहला
कंसिस्ट नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। गलत है, जो हमको बात करनी है पीएससी दैट इज कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट की, तो इसमें 25 मेंबर होते हैं लोकसभा से, बोल रहा है दोस्त। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। सेकेंड, स्क्रूटनाइजेस अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, नाम में समझ रहे हैं ना, अकाउंट, सो इट स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड दूसरा फंक्शन ये है, इट ऑल्सो एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज CAG। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। 10th नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट स्टेट। यार देखो, ये डिप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो उसी का मेंबर होता है, हाउस का ही मेंबर होता है, ये नॉट बोल रहा है, सो इट इज इनकरेक्ट। Second, while the nominated member of the two houses of the parliament have no voting right in presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. सही है, हमसे करेक्ट पूछा है। अभी न्यूज़ में ही चल रहा है प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो ये पूछ सकता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी पावर नहीं होता। क्या पावर नहीं होता? नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट वोट इन व्हाट? नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, सो यहाँ पे गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। देखो, मनी बिल आर्टिकल 110 के अंदर आता है, जिसमें आपको एक समझने की बात है, इसमें बहुत ज़्यादा टोटल पावर जो है वो किसके पास मिल चुकी है? वो मिल चुकी है लोकसभा को। किसको मिल चुकी है? लोकसभा को मिल चुकी है ना, ये ध्यान में रखना। चलो अब देखते हैं स्टेटमेंट। पहला ये क्या बोल रहा है, लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल, क्योंकि यहाँ पे बात नहीं सुनी जाती मनी बिल के रेस्पेक्ट में ना, राज्यसभा की बात नहीं सुनी जाती, समझ रहे हो कि नहीं। इट कैन अमेंड, बोल सकता है कि इसको अमेंड करना चाहिए, लेकिन वो अपने लोकसभा के ऊपर है, अमेंड करना चाहे कि ना चाहे। ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा क्या कर सकता है? राज्यसभा कैन पेंडिंग कर सकता है 14 डेज तक, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल सही है यार, अपनी मर्जी से चल सकता है, क्योंकि मनी बिल का यही काम है, पावर लोकसभा के पास है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 12 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये गलत है, क्योंकि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये जो बना था, है ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के रेस्पेक्ट में बना था, 5 ईयर प्लान के रेस्पेक्ट में बना था ये, है ना। इट इज़ नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग किसके अंदर है? कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। स्टेट भी नियम बना सकता है एंड सेंटर भी नियम बना सकता है इसके ऊपर। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट पंचायत शुड बी असाइन द टास्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रिस्क्राइब करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जोड़ा, वो बोलता है कि हाँ, पंचायत शुड असाइन द टास्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लान। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? 2 and 3 बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन होगा, ये हमसे पूछा है। इसमें एक बात समझिए, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन जो लिखा है, फाइनेंस कमीशन कोई रोल नहीं है दोस्त। डेवलपमेंट में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन जो है वो तो अपने पास डिवोल्यूशन ऑफ फंड की बात करेगा। हमसे करेक्ट पूछा है, सो करेक्ट विल बी 1, 3 and 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो अभी हमने बात की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मेंशन नहीं है, इट इज नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लानिंग कमीशन भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ना ही जनरल काउंसिल ही मेंशन है। हमसे पूछा है नॉट मेंशन, तो इसमें से कोई मेंशन नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। सब लॉ से बने हैं। गवर्नमेंट ऑफ 15 नंबर क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, दैट इज पीसा, जिसको हम प्यार से कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पीसा, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? पहला, ये क्या बोल रहा है? टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस। बिल्कुल सही है, ये काम करता है यार।
टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स बिकॉज इट इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसा. टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन द ट्राइबल एरियाज, नो, it is not autonomous region, it is to provide them power to take own decision. Okay, it autonomous decision नहीं बना सकता. and to free tribal people from exploitation, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी. दैट इज ये फंक्शन नहीं है किसका, पिज़्ज़ा का. दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज का ये फंक्शन नहीं है. 16th और लास्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमको बात करनी है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की. ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल सही है यार. हमेशा गरीब जो होता है वो कभी कोर्ट का जा नहीं पाता था, अमीर अमीर कोर्ट चला जाता था तो उसको नियम मिल जाता, उसको जस्टिस मिल जाता था, तो गरीब को नहीं मिलता था. इसीलिए तो क्या बनाया गया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जो कि गरीब को भी क्या देता है, फ्री लीगल एड देता है. सेकंड स्टेटमेंट यही बोल रहा है, देख रहा है, ये सही, पहला सही है. सेकंड, इट इज टू गाइडलाइन फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री. बिल्कुल सही है ना. इशू गाइडलाइंस कराता है जिससे वो लीगल प्रोग्राम्स और स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सके. आंसर हो जाएगा सी. दैट इज दोनों सही है. आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 ओनली. सो दिस आर दी क्वेश्चंस. एक छूट गया था क्वेश्चन एक्सप्लेन करते करते. सो दिस इज 2013 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन. क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे थोड़ा सा हाई था, जो एक एवरेज ईयर में रहता है. क्वेश्चन 16 आए थे, उसमें भी ऐसे नहीं थे कि 16 के 16. मैं बोल सकता हूँ यहाँ 13 जो क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें स्टेटमेंट था, है ना, लॉजिकल बेस्ड था, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो कॉन्सेप्चुअल है. इसीलिए 2013 का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है पॉलिटी का, वो बना के जाना चाहिए. क्योंकि 2013 में क्या हुआ, पैटर्न चेंज हुआ ना, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, वही आते हैं. एनसीईआरटी बेस्ड, लक्ष्मीकांत बेस्ड, दैट्स ऑल.